4 दिन बाद 23 सितंबर को मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सर ऐसे आपने कौन सी बात कह दी थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा जो ये आंदोलन था वो ये आंदोलन था, हरियाणा सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है। 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के जो स्कूल हैं लड़कियों के, वो बंद कर दिए गए। वहां पर कैप्ट पोस्टें बनाई गई। कैप्ट का मतलब क्या है कि एक टीचर अगर अपनी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया, ऑनलाइन वो पोस्ट ही नहीं खुल रही थी, उसमें अप्लाई नहीं कर सकता था। मतलब इसका मतलब क्या, वो खत्म हो गई। इसके अलावा जो लड़कियों के स्कूल थे उनमें जा ही नहीं सकता था, वो बंद कर दिए गए। कन्या स्कूल थे मिडिल जो, वो सारे बंद कर दिए गए। मतलब जितने हरियाणा में कन्या स्कूल थे उसको बंद कर दिया गया। हाँ हाँ, जो 6ठी 7वीं 8वीं के लड़कियों के स्कूल थे वो सारे बंद कर दिए गए। तो उनको खुलवाने के लिए उनके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे थे कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कर रहे, ये ठीक नहीं है। तो उसके खिलाफ हम कह रहे थे कि भाई स्कूल मर्जर कर रहे हैं, उनको मतलब कि मर्जर मत करो, जो बंद किए गए हैं वो खोलो, लड़कियों के स्कूल जो बंद किए गए उनको खोलो। उनको लेकर के ये आंदोलन था कि नई शिक्षा नीति देश हित में नहीं है। एक चिराग योजना और लेकर आई है हरियाणा सरकार। चिराग योजना क्या है, कक्षा 2 से लेकर के 12 तक है। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो प्राइवेट स्कूल में उसको हरियाणा सरकार फीस देगी। जैसे वो क्या नाम है, 700 रुपए, 900 रुपए और 1100 रुपए, अभी उसमें और बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरीके से जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के सतना में और यहां पर मूल निवासी संघ का महाराष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और ये अधिवेशन में सम्मिलित SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग आए हुए हैं। और हमारे साथ अभी विराजमान है सुरेश द्रविड़ सर, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और शायद आप इनको टीवीओ पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानते भी होंगे कि हरियाणा सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए, उसी को लेकर इन्होंने एक आंदोलन रखा है, एक आंदोलन को छीड़ा और आखिर इन पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ। इस देश में जब भी बहुजन के लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, अपनी आवाज रखते हैं, तब उन पर कोई ना कोई मुकदमा कर दिया जाता है, कोई ना कोई मुद्दे में ना कोई प्रक्रिया करके उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। वैसा ही सुरेश द्रविड़ के सर के साथ हुआ। इनको हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जब इन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी बातें को बताई। इन्हीं से जानेंगे आखिर इन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों हो गया और इन्होंने क्या प्रतिक्रिया अपनी जताई कि इन पर मुकदमा हुआ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या आपने प्रतिक्रिया की कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो गया? देखिए, 4 सितंबर को कैथल में एक जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया गया जी। जन शिक्षा अधिकार मंच में बहुत सारे टीचर यूनियन शामिल थी, सामाजिक संगठन शामिल थे, किसान यूनियन शामिल थी और समाज के और भी स्टूडेंट या दूसरे जो तबके उसमें शामिल थे। उनको लेकर के एक प्रदर्शन का आह्वान किया गया 8 सितंबर को। हरियाणा की जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा, जो कैथल से ही मतलब संबंध रखती है, किलायत विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक है और हरियाणा में वो राज्य मंत्री है। कौन कौन फिर से नाम बताइए सर? माननीय कमलेश डांडा जी। माननीय कमलेश डांडा जी। हाँ, तो उनके आवास पर जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन पर वहां पर बहुत सारे लोग बोले। उससे पहले वहां बैरिकेड भी तोड़े गए और उसके बाद एक संबोधन मेरा भी था। उस संबोधन का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में हालांकि काट छांट की गई है, लेकिन उस वीडियो में जो बात मैं कहना चाह रहा था वो निजीकरण के खिलाफ विद्रोह की मैंने बात की थी। तो वो निजीकरण के खिलाफ विद्रोह की बात करने के कारण सरकार को ये सहन नहीं हुआ, तो सरकार ने पहले तो मेरे को 12 सितंबर को सस्पेंड किया। 12 सितंबर को सस्पेंड करके फिर तमाम टीचर संगठन एक साथ मिलकर के वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, वहाँ के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को घेराव किया और उनको 5 बजे छुट्टी होती है, तो 5 बजे छुट्टी होने की बजाय उनको लगभग 1-1.5 घंटा बाद में छोड़ा। तो उन्होंने वहाँ के तहसीलदार साहब वो पहुंच गए और दूसरे नायब तहसीलदार या पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया। वहां से एक आश्वासन दिया गया कि आपको 2 दिन में बहाल कर दिया जाएगा। तो इस बात पर टीचर संगठन और सामाजिक संगठन मान गए। सौरभ कर्मचारी संघ भी था और भी कई संगठन थे कर्मचारियों के। तो फिर मुझे 19 तारीख को अंडर इंक्वायरी बहाल कर दिया गया। जब अंडर इंक्वायरी 19 सितंबर को बहाल कर दिया गया तो फिर 4 दिन बाद 23 सितंबर को मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा
दर्ज कर दिया गया। सर ऐसे आपने कौन सी बात कह दी थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा जो ये आंदोलन था वो ये आंदोलन था, हरियाणा सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है। 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के जो स्कूल हैं लड़कियों के, वो बंद कर दिए गए। वहां पर कैप्ट पोस्टें बनाई गई। कैप्ट का मतलब क्या है कि एक टीचर अगर अपनी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया, ऑनलाइन उन वो पोस्ट ही नहीं खुल रही थी, उसमें अप्लाई नहीं कर सकता था। मतलब इसका मतलब क्या, वो खत्म हो गई। इसके अलावा जो लड़कियों के स्कूल थे उनमें जा ही नहीं सकता था, वो बंद कर दिए गए। कन्या स्कूल थे मिडिल जो, वो सारे बंद कर दिए गए। मतलब जितने हरियाणा में कन्या स्कूल थे उसको बंद कर दिया गया। हाँ हाँ, जो 6ठी 7वीं 8वीं के लड़कियों के स्कूल थे वो सारे बंद कर दिए गए। तो उनको खुलवाने के लिए उनके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे थे कि नई शिक्षा नीति के तहत ये कर रहे, ये ठीक नहीं है। तो उसके खिलाफ हम कह रहे थे कि भाई स्कूल मर्जर कर रहे, उनको मतलब कि मर्जर मत करो, जो बंद किए गए हैं वो खोलो, लड़कियों के स्कूल जो बंद किए गए उनको खोलो। उनको लेकर के ये आंदोलन था कि नई शिक्षा नीति देश हित में नहीं है। एक चिराग योजना और लेकर आई है हरियाणा सरकार। चिराग योजना क्या है, कक्षा 2 से लेकर के 12 तक है, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो प्राइवेट स्कूल में उसको हरियाणा सरकार फीस देगी। जैसे वो क्या नाम है, 700 रुपए, 900 रुपए और 1100 रुपए, अभी उसमें और बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरीके से जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जो सरकारी स्कूल थे उन्हीं स्कूलों में कोई बदलाव नहीं किया गया, नाम बदल दिया, केवल उनको मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दे दिया। वहां बच्चा पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, फीस देनी होगी उसे, 500 रुपए एडमिशन फीस देगा वो, और उसकी फिर रेशो है, जैसे पहली दूसरी में 200, फिर 250, 300, ऐसे मतलब के आगे आगे बढ़ती जाएगी। वो पर मंथ भी फीस देगा वो। तो इस तरीके से सरकारी स्कूल में तो फीस लगेगी, और प्राइवेट में अगर पढ़ेगा तो वहां फीस नहीं देनी होगी। तो स्वाभाविक है वो हरियाणा सरकार जो सरकारी स्कूल उनको बंद करना चाहती है, उसके विरोध में ही हमारा आंदोलन था। और उसी संबंध में हम राज्य मंत्री को ज्ञापन देने गए थे। तो राज्य मंत्री के आवास पर ये जब हमारा जो वीडियो वायरल हुआ, उसको उससे चिंता हुई, वो काफी लोगों ने मतलब सुना उसको, और बहुत सर्कुलेट किया बड़े पैमाने पर। उस वीडियो के कारण सरकार की जमीन खिसक गई कि ये जो स्पीच है, कहीं हमने संविधान के पक्ष में वहां बात की थी, लेकिन सरकार को लगा कि ये हमारे खिलाफ है। हमने जैसे नरेंद्र मोदी जी के ऐसे पूछा कि आपको इस कुर्सी पर जो बैठाया गया था वो देश के कल्याण के लिए बैठाया गया था, लेकिन आप लोग तो निजीकरण कर रहे हैं, इसके लिए तो नहीं बैठाया गया था। तो इस तरह की बातें उसमें कही गई थी वीडियो में। इस कारण से सरकार ने फिर लगा कि इनका टीचरों का मुंह बंद कर देना चाहिए। और मैं जहां पर बामसेप संगठन में काम करता हूं, उसके साथ में वहां का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है जो, उसका मैं जिला प्रधान भी था, और वहां की जो शिक्षक तालमेल कमेटी उसका सदस्य भी था। तो इसलिए सोचा कि टीचरों पर एक दबाव निर्माण करने के लिए इनको रोका जाए, जिससे ये दबाव में आएंगे और ये जो सरकार जो मनचाही कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, वो काम उसका हो जाएगा। इसलिए सरकार ने ऐसा किया। जैसा कि सर बता रहे हैं, सुरेश सर बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर में मर्जराइजेशन पॉलिसी लागू की गई, स्कूल को मर्जर कर रहे हैं, और नई शिक्षा नीति लाई गई जिसमें प्राइवेट स्कूलों में जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनको जो सरकार उनकी पेमेंट करेगी और उनको पैसे देगी। लेकिन जैसा ही आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको खुद उसके लिए एडमिशन फी भी देना होगा, और आगे चल के आपको महीने महीने को आपकी फी लगने शुरू हो जाएगी। ऐसा सर कौन सा मॉडल बताए थे, कौन सा मॉडल? मॉडल संस्कृति स्कूल, जो मॉडल संस्कृति स्कूल थे उनको मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दे दिया। ना उसमें टीचर लगाए गए, ना उसमें चौकीदार लगाए गए, ना उसमें कोई सुविधा, मतलब कुर्सी मेज या ड्यूल डेस्क जो बच्चों के बैठने के लिए, पानी पीने की व्यवस्था, वो तमाम सुविधाएं उसमें है या नहीं है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया। बस जस्ट वो स्कूल थे, 150 की संख्या से ज्यादा थे, उनको मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दे दिया गया बस। देखिए, और हमारे बहुजन समाज में जितने भी टीचर हैं, चाहे जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है और अपनी मनमानी क्यों कर रही है सरकार। तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, उस भागीदारी है। सर, अभी आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है आपका? अभी आज जो है जिला सचिवालय में 131 दिन हो गए हैं, दिन रात का वहाँ पड़ाव है। वहाँ किसान सभा के लोग बैठे हैं, वहाँ भारतीय किसान यूनियन उग्रावा, भारतीय किसान यूनियन छोटू राम, और तमाम जो टीचर संगठन है, जैसे हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, मास्टर वर्ग एसोसिएशन और सर्व कर्मचारी संघ, और इसके साथ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ,
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, बहुत सारे जो टीचर संगठन है, हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ, सभी साथी बारी बारी से वहां पर बैठते हैं। और तमाम जो टीचर संगठनों के साथ दूसरे कर्मचारी संगठन है, वो भी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। और आज 131वां दिन है वहां पर लगातार जो धरना चल रहा है। सर जब उस स्कूलों में जब सरकारी स्कूलों में हमें पैसे देने पड़ जाए तो सरकारी रही कहाँ जाती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का जो संविधान है उसके मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा ये सरकार की ड्यूटी है कि इस देश के तमाम नागरिकों के लिए रोजगार का प्रबंध करे। और 0 से लेकर के 14 साल के बच्चे, उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वो सरकार करे। और किसी पर कोई अतिक्रमण ना हो, किसी के ऊपर बलात् हमला ना हो या उसका उत्पीड़न ना हो, तो उससे वो सुरक्षा सरकार करे। कोई बीमार हो जाता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल सरकार करे। और सरकार इन चीजों से भागती हुई नजर आ रही है, जो नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक दायित्व भी बनता है एक सरकार का। और मुझे लगता है कि जो सरकार ये काम नहीं कर सकती, जो ये जिम्मेवारी नहीं निभा सकती, उसको सत्ता में बने रहने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सर ने सच कहा और उस मंच से उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी ऐसे नहीं चलेगी और सरकार जैसे चाहेगी वैसे बदल नहीं सकती है। और किन किन बात बिंदुओं पर आप सर बात रखे थे? देखिए, हम जो है ये शिक्षा का जो आंदोलन था, ये तो स्कूलों का था। दूसरा, हम ये कह रहे हैं जो नई शिक्षा नीति है वो ठीक नहीं है देश के लिए, क्योंकि शिक्षा का, जिन लोगों ने शिक्षा नीति बनाई है उनका धरातल से कोई वास्ता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी निष्ठा, सक्षम शिक्षा से जोड़ करके कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रही है सरकार, जिनका मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन 0 है और उससे उल्टा नुकसान है। जो टीचर है, जो उसको पूरा समय स्कूल में देना चाहिए, वो टीचर, वो शिक्षक जो है दूसरे कामों में, जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे बीएलओ का काम है, वोट बनाने का काम है, वोट काटने का काम है, राशन कार्ड बनाने का काम है, जनगणना का काम है, और दूसरे सर्वे हैं, या कई बार मंदिरों में भी ड्यूटी लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर की जो काम, जो मूल काम है टीचर का, शिक्षा देना, उससे उसको वंचित किया जा रहा है और दूसरे कामों में उसको लगाया जा रहा है, जिससे जो बच्चा है वो शिक्षा से वंचित हो रहा है। या ऐसी चीजें लाई जा रही हैं, डिजिटल बोर्ड है, दूसरी चीजें हैं, बच्चों के पास कॉपी किताब पेंसिल नहीं है। अभी मैं हरियाणा की बात बताऊं, 3 साल में अभी किताबें पहुंची थी, 3 साल तक किताबें ही नहीं पहुंची। 3 साल तक हरियाणा के स्कूल में किताब तक नहीं पहुंची। सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग से जो फ्री किताबें मिलती हैं, बाजार में नहीं मिलती, वो किताबें ही 3 साल में पीछे आई थी। तो तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे कि भाई टीचरों में आपस में भी मतभिन्नता है। जैसे कुछ टीचर गेस्ट टीचर लगाए गए हैं तो उनकी अलग समस्या है, कुछ टीचर कोई 2017 में लगा, उसकी अलग समस्या है। उन समस्याओं को सरकार खत्म कर सकती है। एसीपी के मामले हैं, कुछ उनके लाभ के मामले हैं टीचरों के, वो जो चीजें हैं उनको समय पर ठीक तरीके से अगर दिया जाए तो ये तमाम समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये सारी समस्याएं खत्म हो, और सरकार चाहती कि टीचर आपस में भी लड़े और जो टीचर मूल कार्य न कर सके। पीछे क्या नाम है, हरियाणा में एक जगह मंदिर में टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई, तो ये अच्छा काम नहीं है। ये तो बिल्कुल सही काम नहीं। तो इसलिए हम ये जो है ये सारी चीजों का विरोध कर रहे थे कि समय पर किताबें मिलनी चाहिए, टीचर का मैक्सिमम जो कार्य है वो स्कूल में होना चाहिए, बच्चे के प्रति होना चाहिए, और ऐसे इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका स्कूल में यूज ना हो सके। आप योजना बना करके ला रहे हैं लेकिन वो योजना लागू नहीं हो रही धरातल पर, और मतलब गलत आंकड़े सरकार के जो अधिकारी हैं वो दबाव डाल करके रिपोर्ट दो। जैसे बहुत सारे बच्चे के उनका आईक्यू क्या है या उनके इस तरह के टेस्ट होते हैं कि उसको बढ़ा कर दो। उसमें क्या करते हैं टीचर, आप बढ़ा रहे हैं, कल को समस्या आएगी, उनको बच्चों को कुछ आएगा नहीं। तो इस तरीके से जो गलत नीतियां सरकार की, वो बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली हैं और ये देश के लिए भी चिंता का विषय है। क्या सर अभी कार्यरत हैं कि आप सस्पेंड हैं? मेरे को अंडर इंक्वायरी 19 तारीख को बहाल कर दिया गया था, 19 सितंबर को, और 23 सितंबर को मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई थी राजद्रोह की। उसके बाद क्या नाम है, मैं अभी मतलब अंडर इंक्वायरी बहाल हूँ। अभी सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये आने वाला समय ही तय करेगा, मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता क्योंकि ये सरकार को निर्णय लेना है। बाकी ये केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया है, अभी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस की सुनवाई होने वाली है। देखिए, मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि हमारे लोग हैं जो, और इस देश में चाहे जो भी लोग हैं जो सच कहना पसंद कर रहे हैं या उनको सच्चाई पता चल रही है और सच्चाई को धरातल पर रखना चाह रहे हैं, चाहे बहुजन समाज के लोग हो या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग,
उनकी बातों को दबाया जा रहा है। जैसे सर ने अपनी सच बातें कही और इनको लगा कि नहीं, ये जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत बच्चों का जो भविष्य है वो गर्क में जाने वाला है और इससे देश का जो अच्छा है निर्माण नहीं होगा और वो सच्चाई सामने नहीं आएगी। और इसके अलावा जो हरियाणा में स्कूल मर्जर का जो पॉलिसी था, नहीं सर, हाँ। और उसको भी इन्होंने गलत कहा और ये शायद ये गलत है भी। और कई स्कूलों को बंद किए गए, जैसे कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कूल था, कन्या विद्यालय था, उसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो किताबें नहीं मिल रही थी 3 साल से, उस बातों को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया और मन से कहा और ज्ञापन दिया और इसके चलते इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया गया। तो बताइए कि क्या सच बोलना गुनाह है? ये जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि बातें कहनी पड़ेगी और सच्चाई कहना पड़ेगा। कब तक कोई देशद्रोह का मुकदमा कितनों पर करेगा? आज सुरेश द्रविड़ सर जैसे सर है, बाकी और भी लोग होंगे। जब तक सभी लोग जो समझ रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आप बहुत गहनता से शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं और पूर्व और वर्तमान में शिक्षक भी रहे हुए हैं। 20,250 करोड़ की शिक्षा बजट है हरियाणा का, तो ये पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? देखिए, बजट आप शिक्षा का बजट का अगर अवलोकन मूल्यांकन करेंगे, आपको पता चलेगा कि जो बजट निर्धारित किया गया है वो ठीक तरीके से प्रयोग ही नहीं होता। और ऐसे ही अभी निष्ठा एक ट्रेनिंग थी, सक्षम एक ट्रेनिंग थी, तो ऐसी बहुत सारी टीचरों के लिए दीक्षा एक ऐप है। तो वो जो कुछ प्राइवेट जो फर्म है उनके साथ सरकार ने समझौता किया है। वहाँ जो टीचर ट्रेनिंग करता है उसको वो उसकी किसी को 200 रुपये पर टीचर, किसी को 50 रुपये पर टीचर, किसी को 300 रुपये पर टीचर, ऐसे वो मतलब ट्रेनिंग कराने का देते हैं। तो इस तरीके से जो बजट है, जो मूल कार्यों पर, आप सरकारी स्कूलों में अगर देखेंगे, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बहुत जगह टाट पट्टी बैठने के लिए नहीं है, ड्यूल डेस्क नहीं है, या चेयर नहीं है, या जो है प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए अलग से रूम नहीं है जो होना चाहिए, वहाँ कंप्यूटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है। अभी हरियाणा सरकार ने टैब दिए टीचरों को, हर टीचरों को टैब, हाँ, जी टैब दे दिए, लेकिन टैब के लिए आपको उसका जो मोबाइल का जो डाटा है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। और मोबाइल जो है मुझे जो जानकारी में आया है वो ऐसे मोबाइल दिए गए हैं जिसमें 5G का सिम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से सरकार योजनाएं तो बना रही है, इसका मतलब वो दिखावा कर रही है, वो पैसा अपने जो चहेतों को लाभ पहुंचा रही है, जहां मूल कार्य के लिए, जो इन बच्चों के लिए वास्तविक रूप में जरूरत है उस चीज की, जैसे छोटे बच्चे हैं, अब ऑनलाइन क्लासेज है, तो उनको, छोटे बच्चों को भी टैब देना चाहिए था। लेकिन टैब के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें जो वो सरकार क्या चाह रही है कि टैब दे करके ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन करके टीचर को वहां से हटा देंगे। दूसरा, जैसे अब क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, वो चीज यहाँ सिद्ध होती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मौजूदा सरकार लगा रही, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। अगर आप देखेंगे, जब लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए गए, हरियाणा में कैसी मानसिकता है? अब उस लेवल पर तो अभी समाज का ढांचा नहीं है कि समाज के लोग खुलेपन से मतलब लड़कियों को पढ़ाएंगे। उनके लिए अलग स्कूल थे, उनको रखना जरूरी था, लेकिन वो स्कूल बंद कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जो बजट है, जो वो बजट मतलब कि जो काम जरूरी नहीं है उन पर खर्च किया जा रहा है, और जो जरूरी है, जिनके लिए टीचर तरस रहा है, जैसे वहां पर कंप्यूटर, लैपटॉप हो, वो प्रिंट निकाल सके, वो जो सरकारी डाक आती है, एक एक डाक महीने में 4 बार मांग ली जाती है, तो वो कैसे देगा? उसका डाटा कैसे भेजेगा? ऑनलाइन कैसे करेगा? ये जो सारी चीजें हैं, वो चीज सरकार नहीं कर रही, तो वो अपने कुछ चहेतों के साथ एग्रीमेंट कर रही है और उनको मनचाहा फायदा पहुंचाने के लिए जो करोड़ों रुपया वो बर्बाद किया जा रहा है। देखिए एक चीज इसमें नोट मैंने किया, सर ने एक बात बताई कि आज 5G का युग शुरू हो गया है और 5G में शिक्षकों को 4G जो सपोर्टेड है, जो टैब दिया जा रहा है। मैं एक चीज ये बताऊंगा, देखिए सरकार ने किया क्या इसमें और इसमें घोटाले कैसे होते हैं। जैसे कि आज 5G का दौर शुरू हुआ है, जितने भी 4G वाले जितने भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो वेस्ट जाएंगे और कोई खरीदेगा नहीं, उसकी वैल्यू जो गिर गई। तो इसीलिए सरकार ने, जो हरियाणा सरकार की द्वारा जो टैब दिए गए शिक्षकों को, जो वेस्टेज प्रोडक्ट था, जो वेस्टेज डिवाइस था इलेक्ट्रॉनिक, वो सारे जो बड़े बड़े कंपनियों से सरकार ने कनेक्ट किया और घोटाले करने के लिए कम दामों में वो टैब खरीदा और जो है कि सरकार को बजट पेश किया और पब्लिक में ये दिखावा दिया कि मैंने इतने करोड़ का मैंने टैब दिया।
सभी शिक्षकों को, जबकि वो एक कंपनी के द्वारा वेस्टेज पीस था। और आज के युग में 4G का जमाना नहीं 5G का जमाना है, और सारे लोग 5G के पास दौड़ रहे हैं, तो वही 4G वेस्ट जा रहा था। इसीलिए सरकार ने करोड़ों की बजट दिखा करके और लाखों में प्रोडक्ट खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदे और मास्टरों शिक्षकों को दिया। जी ऐसे होते हैं घोटाले, और कंपनी से ऐसे साठगांठ किए जाते हैं। ऐसे नहीं सरकार इतने फायदे दिखा रही है और सरकार बता रही है कि मैंने इतना विकास किया, मैं यहाँ ये चीजें कर लिया, लेकिन सरकार की देखे कुछ जीडीपी देखे वो सारा चीज वो गर्क में जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था देखे गर्क में जा रहा है। आप धरातल पे उतरोगे, मैंने कई हॉस्पिटल में गए, कई स्कूलों में गए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखी, जहाँ पर 500 नामांकन है वहाँ पर 50 बच्चे पहुंचते हैं, आखिर क्यों पहुंचते हैं? जहाँ पर दिखाई जाती है कि करोड़ों की एम्बुलेंस, करोड़ों के स्वास्थ्य विभाग में किट जो है कि स्वास्थ्य किट हमने पहुंचाया, लेकिन वहाँ पर देखिएगा तो आपको एक पैरासीटामोल टैबलेट भी नहीं मिल पाता है। तो ये सरकार की सभी नीतियां हैं। सर एक और दो सवाल आपसे और रहेंगे। सर ये आंकड़ा है कि 12वीं में लगभग 75% बच्चे फेल हुए, 50% सरकारी स्कूल के, और 10वीं के 75% फेल हुए हैं। इसके संदर्भ में क्या कहिएगा सर? देखिए, ये जो फेलियर का आंकड़ा है, ये इसमें कई तरह के हैं, जैसे कंपार्टमेंट है या कुछ बच्चों को वैसे पास कर दिया गया, तो इसका तो अलग तरीके से एक मूल्यांकन करना पड़ेगा इसमें, और इस डाटा की ऑथेंटिसिटी मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो आपने सवाल पूछा है उसके लिए कई पहलू से इसका विश्लेषण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चा है +1 और +2 का बच्चा है, उसको जो चीजें जो समय चाहिए था शिक्षक का वो मिला ही नहीं। एक जगह क्या है, टीचर 10 बैठे हैं और एक जगह एक भी टीचर नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम है। और कई जगह हरियाणा सरकार ने अभी क्या किया, जहां पर साइंस का टीचर है तो वहां मैथ का टीचर नहीं भेजा, जहां मैथ का टीचर है तो वहां साइंस का टीचर नहीं भेजा, जहां मिडिल हेड था वहां पीटीआई नहीं भेजा, शारीरिक शिक्षक से, और जहां पर शारीरिक शिक्षक था वहां मिडिल हेड नहीं भेजा, जहां हिंदी का टीचर है वहां संस्कृत का नहीं भेजा, जहां संस्कृत का टीचर है वहां हिंदी का नहीं भेजा। मतलब सरकार ने ये जिम्मेवारी लगा दी कि संस्कृत वाला हिंदी भी पढ़ाएगा, हिंदी वाला संस्कृत भी पढ़ाएगा, जबकि संस्कृत एक अलग फील्ड है। ऐसे ही मैथ वाला साइंस भी पढ़ाएगा और साइंस वाला मैथ भी पढ़ाएगा। तो बेसिक जो कारण है इनके, जो बच्चों को जो समय पर जो टीचर चाहिए मार्गदर्शन के लिए, समझाने के लिए, तो वो टीचर उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे। और कई जगह ऐसा भी है सरकार की गलत पॉलिसी के कारण, जहां पर 10, 12, 15 टीचर हैं, उतनी आवश्यकता नहीं है, वहां 5-7 टीचरों की आवश्यकता। लेकिन एक स्कूल में जहां 10 टीचरों की आवश्यकता है तो वहां पर मात्र 2 ही टीचर हैं, कई स्कूलों में 1 ही टीचर है, कुछ ऐसे स्कूल भी मिल जाएंगे जहां कोई टीचर ही नहीं है, कुछ टीचर ऐसे स्कूल। तो इस तरीके से तो ये बेसिक जो कारण है, सरकार की गलत पॉलिसियां इसके लिए जिम्मेवार हैं। कुछ टीचरों के ऊपर भी आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि टीचर नहीं पढ़ाता, मैं ये मानता हूं, लेकिन इसके लिए मैं पूर्ण रूप से टीचर को कभी दोषी नहीं मानता, क्योंकि सरकार चाहे तो टीचर मतलब वो भूमिका निभा सकता है। सरकार ही चाह रही है कि टीचर को बदनाम किया जाए, उसको खुली छूट दी जाए, और जिन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, जिसके साथ टीचर को काम करना चाहिए, उनको खुला छोड़ दिया जाए, और दूसरे जो मुद्दे हैं, दूसरे काम उसके ऊपर लाद दिए जाएं, ताकि बच्चे फेल हो, उनका मतलब के जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आए, और गिरावट आने के कारण लोगों का जो है उससे मोह भंग हो सरकारी स्कूलों से, और उनका निजीकरण कर दिया जाए। इसके पीछे एक बड़ी साजिश मुझे लगती है। और हमने कई मुद्दे पर बात की, और सर से हमने कई सवाल रखे जो हरियाणा में इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हुआ था, शिक्षा को लेकर के, स्कूल मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी को लेकर के, और नई शिक्षा नीति को लेकर के सर से हमने बातें रखी। और एक लास्ट में सर आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप हरियाणा के वासी भी हैं, तो क्या सर आने वाले चुनाव में खट्टर सरकार रहेगी या गिरेगी? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से लोगों में एक बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ विरोध और विद्रोह जारी है। जैसे किसान जो आंदोलन आप देख रहे हैं, हरियाणा पंजाब में एक बड़ा आंदोलन चला, अभी टीचरों का जो आंदोलन चल रहा है, पीटीआई जो थे, शारीरिक शिक्षक हटाए गए, ड्राइंग टीचर हटाए गए। तो ऐसे बहुत सारे जो टीचर, तमाम जो तबके हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, जैसे वहां पर डिप्लोमा इन एजुकेशन जो जेबीटी टीचर के लिए होता है वो बंद कर दिया गया। अभी कौशल रोजगार निगम शुरू किया गया, जिसमें प्राइवेट ठेके पर दे दिया गया है, उसके तहत ही भर्तियां की जा रही हैं। तो इससे बेरोजगारों में भी बड़ा भारी रोष है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो लोग हैं, आगे जो इतना विरोध है सरकार का,
तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए इसको, और उसे जन कल्याण में संविधान के मुताबिक देश में काम करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो आज हम बात कर रहे थे सुरेश दरवीर सर से और कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि देखिए कि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप अगर सोच के और अपने वो बातें दिल में दबा के रख लोगे या डर के मारे नहीं कहोगे, तो ये डर आने वाली जो जनरेशन है उस पर थोपी जाएगी और उसके भी आवाज दबाए जाएंगे। वो भी जानते हुए भी अपनी बातों को नहीं रख पाएगा और उसका भी भविष्य जो है कि गर्क में जाना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि अपने बातों को हम मजबूती से रखें। आप देख रहे थे सूचना केंद्र और मैं था आपके साथ हरियाम यादव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी आपको देंगे। नमस्कार।